आज हम कक्षा 9 द्वितीय भाषा का चैप्टर नंबर 12 रानी पढ़ेंगे, जो कि गद्य है। महादेवी वर्मा जी ने मेरा परिवार में से यह गद्य लिया है, जो कि उनके जीवन का यादगार संस्मरण है। महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों से गहरा लगाव था। उन्होंने उसमें संबंधित बड़े दिलचस्प और मार्मिक संस्मरण लिखे हैं। प्रस्तुत संस्मरण एक घोड़ी का है। उसका नाम रानी था, जो कि लेखिका ने रखा था। लेखिका को बचपन में उससे बहुत प्यार था। लेखिका रानी के साथ निक्की, नेवला और रोजी यानी कुतिया को भी नहीं भूली हैं। महादेवी जी की सहृदयता पाठक का दिल छू लेती है। तो फ्रेंड्स, महादेवी वर्मा जी का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे, फिर हम रानी का संस्मरण पढ़ेंगे। तो चलें, महादेवी वर्मा जी का संक्षिप्त परिचय। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा अर्थात मैं नीर भरी दुख की बदरी, बदरी यानी बादल, और तुम को नींव में ढूंढा, तुमसे ढूंढी पीड़ा कहने वाली सहृदय, भावुक, अत्यंत संवेदनशील और समग्र नीव सृष्टि पर अनुकंपार्षण करने वाली छायावादी युग की अप्रतिम रचनाकार। छायावादी युग के 4 स्तंभ गिने जाते हैं: पंत, प्रसाद, महादेवी और निराला जी। इनसे प्रसाद के साथ सदैव इतिहास बोध रहा हो तो पंत प्रकृति का कोमल कांत पदावली के रचनाकार के रूप में पहचाने गए। निराला अपनी ओजस्विता और रौद्रता के लिए तो महादेवी धीर, गंभीर, दर्द की दास्तां सुनाने वाली कवयित्री के रूप में पहचानी गई। फर्रुखाबाद में यानी उत्तर प्रदेश में जन्मी महादेवी सही अर्थ में एक विदुषी और प्रगल्भा नारी के रूप में समग्र जीवन जी गई। मुख्यतया महादेवी कवयित्री ही रही, किंतु स्मृति की रेखाएं जैसी रचना के द्वारा उत्तम गद्यकार, रेखाचित्र के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रही हैं। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य और कुलगुरु के पद पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में आपने अनुपम योगदान दिया है। निहार, रश्मि, निर्जा, संध्या गीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं आदि आपकी बहुचर्चित एवं लोकप्रिय रचनाएं हैं। प्रस्तुत जो रानी गद्य है, यहाँ रानी नामक एक घोड़ी उनके 2 साथी निक्की और रोजी के साथ आई है, जिसका बड़ा मार्मिक और भावपूर्ण शैली में चित्र अंकित किया है। ऐसा लगता है यह नेवला, यह कुत्ती और यह घोड़ी हमारे सामने ही हैं। पशु, पंछी और निर्दोष भोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी जी का स्नेह और प्रेम छलकता नजर आता है। तो चलें फ्रेंड्स, देखते हैं महादेवी वर्मा जी का रानी संस्मरण। रियासत होने के साथ साथ इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। रियासत यानी राज्य, इंदौर मध्य प्रदेश में आया है और रियासत होने के कारण शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य यहाँ वहाँ अधिकता दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेजों के बच्चों को छोटे टट्टुओं या सफ़ेद गधों पर घूमते हुए देखते थे। रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधों पर चढ़ाकर देश निकाला देता था। इन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला है। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है, क्योंकि वहाँ यह वाहन नहीं है। फ्रेंड्स, लेखिका महादेवी वर्मा बचपन में इंदौर में रहती थी। वहाँ अंग्रेज बच्चों को गधों की सवारी करते देखकर उनको बहुत अचरज हुआ। उन्होंने सुना था कि गधों पर अपराधी को बैठाए जाते हैं। तब उसके नौकर रामा ने उनकी शंका का समाधान किया
उसने कहा कि इन्हें विलायत में गधे पर बैठाने का दंड देकर भारत भेजा गया है, क्योंकि विलायत में ऐसा जानवर नहीं है। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। एक दिन हम तीनों यानी महादेवी और उसके 2 भाई बहन, हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र दिया कि हमारे पास घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। यदि अन्य बच्चों को घोड़ों पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी वह अधिकार मिलना चाहिए। बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? तुम कहो के साथ ठेलम ठेल के उपरांत मैंने अगुआ होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया। ठेलम ठेल यानी टालम टोल और अगुआ यानी आगे बढ़कर महादेवी वर्मा ने गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठाकर सजा दी जाती है। माने रामा ने उन्हें बताया था कि गधों पर सजा देकर अंग्रेज के बच्चों को बैठाया जाता है, इसलिए अपने पिता से महादेवी आगे बढ़कर कहती है। महादेवी और घर के दूसरे बच्चों ने कहा, घोड़ों पर बैठने का अधिकार हमें भी है, हम भी घोड़ों पर बैठेंगे। पिताजी ने पूछा, क्या सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? महादेवी ने कहा, सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है, उस पर तो दंड पाने वाला ही बैठता है। आगे देखते हैं। पता नहीं हमारे ज्ञान के वजस्त्र स्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं, यानी बाबूजी समझ गए कि इनके दिमाग में ये बात रामा ने घुसाई है। परंतु कुछ ही दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में, बरामदा यानी वरांडा हॉल में बांधा गया है। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए नहीं बनाया गया था, अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाज़ा लगाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने घुमाने आदि की देख रेख के लिए एक छुट्टन नाम का साइज रखा गया। छुट्टन नाम का साइज यानी जो घोड़ों की देखभाल करता है उसे साइज कहते हैं। छुट्टन नाम का लड़का रखा गया था। अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए मकान में कोई परिवर्तन न हुआ। अन्य जीव यानी और भी जानवर उनके पास थे। कोई विशेष नौकर रखा न गया। रामा को तो नौकर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो सकी, जिससे हम रोज़ी और निक्की के साथ कूदने का कष्ट से मुक्त हो सके। रोज़ी यानी उनके घर एक कुतिया थी, उसका नाम रोज़ी रखा था। निक्की यानी नेवला, उन्होंने एक नेवला भी पाला था जिसका नाम निक्की रखा था। तो वो खिड़की में से कूदते थे, तो खिड़की दरवाजे में परिवर्तित नहीं हुई। जबकि यह घोड़ी आई है तो उसके लिए बरामदे में से बाहर लाने ले जाने के लिए एक दरवाज़ा दीवार में बनाया जा रहा है। बाबूजी से यह सुनकर भी कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है, हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे। रुष्ट यानी गुस्से में। परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त कर ली। रामा से उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे ताज रानी कहकर पुकारा जाता है। ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और कल्लू को माँ की भी कभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सहृदय हो गए थे। ताजमहल जैसे भवन की रानी के सुख दुख की गाथा सुनी और होने पर भी हम यह वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई है, यह कल्पना करते ही हमारी ईर्ष्या और सारा रोष करुणा में पिघल गया और हम उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे। तो फ्रेंड्स, बच्चों की मांग पर रानी नाम की घोड़ी घर में आ गई। उसके लिए छुट्टन नाम का साइज भी रखा गया। घोड़ी के रख रखाव का प्रबंध किया गया। रानी घोड़ी का पूरा नाम ताज रानी था।
पहले तो ताज रानी को देखकर बच्चों को कुछ अधिक अच्छा न लगा, किंतु फिर रानी के प्रति उनकी सहानुभूति हो गई। आगे देखते हैं। वह इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आंखों में बसी, जैसे हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग जिस पर दृष्टि फिसल जाती थी। खड़े छोटे कानों के बीच में माथे पर झूलता अयाल यानी अयाल का गुच्छा, जहाँ पर लगाम बांधी जाती है। बड़ी काली स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आंखें, पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट। लाल नथुने जिन्हें फुला फुला कर चारों ओर की गंध लेती रहती थी। उजले दांत और लाल जीभ की झलक देखते हुए गुलाबी होठों वाला लंबा मुंह, जो लोहा चबाते समय क्षत विक्षत नहीं होता था। ऊंचाई के अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक है। सुडौल मजबूत पैर और सघन पूंछ, जो मक्खियां उड़ाने के क्रम में मोर छल के समान उठती थी। उस समय यह भी समझने की बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घकाल के उपरांत भी स्मृति पट पर वे रेखाएं ऐसे उभर आती हैं जैसे किसी अदृश्य स्याही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप में प्रत्यक्ष होने लगते हैं। तो यहाँ पर रानी के सौंदर्य के बारे में बताया, जो महादेवी वर्मा को आज भी याद है। रानी बहुत सुंदर घोड़ी थी। उसके चमकदार रंग पर दृष्टि पड़ते ही फिसल जाती थी। उसका चॉकलेटी रंग, झूलता अयाल, पारदर्शी जैसी आंखें, उजले दांत, लाल जीभ, गुलाबी होंठ, मोरछल सी पूंछ और गठा हुआ शरीर सब कुछ आकर्षक था, जो महादेवी वर्मा को आज भी याद है। आगे देखते हैं। हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी क्यों न हुई होती, तो हम रोजी और निकी के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था, अतः अस्तबल बना हुआ बरामदा ही हमारी अराजकता का कार्यालय बना। अस्तबल यानी जहाँ घोड़े रखे जाते हैं, घोड़ों का आवास, और अराजकता यानी जिज्ञासा। बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो बना नहीं था, अतः उसकी दीवार में एक खुली अलमारी, कई आतेताक थे। आतेताक यानी दरवाजे। उन्हीं में हमारा स्वेच्छा विस्थापित और शरणार्थी खिलौनों का परिवार स्थापित होने लगा। रानी की गर्दन में झूल झूल कर, उसके कान और अयाल में फूल खोस खोस कर और उसको बिस्कुट, मिठाई आदि खिला खिलाकर थोड़े ही दिनों में हमने उससे ऐसी मैत्री कर ली कि हमें न देखने पर वह अस्थिर होकर पैर पटकने और हिनहिनाने लगती। फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। मेरे और बहन के लिए सामान्य घोड़ी पर सुंदर जीन खरीदी गई। जीन यानी जो घोड़ों आदि पर लगाई जाती है गद्दी, जिस पर बैठा जाता है। और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी जीन बनवाई गई जिससे संतुलन खोलने पर भी गिरने का भय नहीं था। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते। आरूढ़ यानी सवार। छुट्टन साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर या संध्या समय धीरे धीरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता। परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती थी। अस्तबल में रानी की गर्दन में झूल झूल कर तथा स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष न होता। फ्रेंड्स, बच्चे होते ही शरारती हैं, तो इन लोगों ने क्या किया? बच्चे रानी से हिल मिल गए। वे उसके शरीर पर खेलते, लिपटते, झूलते, उसके अयाल में फूल खोसते। रानी उसकी मित्र बन गई, पर वह पैर पटककर या हिनहिनाकर बच्चों को अपने पास बुलाने लगी। जीन आदि खरीदकर घोड़ी पर सवारी करने का इंतजाम किया गया, किंतु बच्चे तो मनमानी करना चाहते थे। मनमानी किए बिना उन्हें संतोष नहीं होता था।
तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अतः मैं एक छुट्टी के दिन दोपहर में सबके सो जाने पर हम रानी को खोलकर बाहर ले आए और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा लेने लगे। यह स्वाभाविक ही था कि ताज रानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती। वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है। अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार के हो जाते हैं। निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगता था। रोजी इच्छा अनुसार उसकी गर्दन पर उछलकर चढ़ती और नीचे कूदती थी और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते थे मानो मयूर सिंहासन पर आसीन हो। रानी हम सब की शक्ति और दुर्बलता जानती थी। उसकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने वालों को वह दुल्की चाल यानी धीरे से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने उसके हाथ की पतली संटी यानी सोटी उसके पैरों पर मार दी। चोट लगने की तो संभावना ही नहीं थी, परंतु इससे न जाने उसका स्वाभिमान आहत यानी घायल हो गया कि कोई दुखद स्मृति उभर आई। वह ऐसे वेग से भागी मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले सब उसे पकड़कर बांध रखे का संकल्प किए हों। कुछ दूर मैंने अपने आप को उस उड़न खटोले पर संभाला, परंतु गिरना तो निश्चिंत था। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई और उस पर इस प्रकार निश्चल खड़ी रह गई जैसे पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा हो। साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछौने पर पड़ा रहना पड़ा। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसी करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर हिनहिनाने लगी कि मेरे आंसू आ गए। फ्रेंड्स, यानी जो जानवर होते हैं उनका भी हृदय होता है, उन्हें भी पीड़ा होती है और सहानुभूति भी होती है। एक दिन रानी की नंगी पीठ पर महादेवी बैठी, वे रानी का अयाल पकड़े थी। रानी इस तरह सवारी करने वालों को दुल्की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी, क्योंकि वह नंगी पीठ पर बैठने वाले बच्चों की कमजोरी जानती थी। नन्ही महादेवी रानी की पीठ पर ही थी कि उसके भाई ने अपने हाथ की पतली संटी यानी छड़ी रानी के पैरों पर मार दी। बस फिर क्या था, रानी भड़क गई और तेजी से भागने लगी। कुछ देर तक महादेवी ने खुद को संभाला, किंतु जल्दी ही जमीन पर गिर पड़ी। फिर तो कई दिनों तक उन्हें बिछौने पर ही रहना पड़ा, किंतु इसके बावजूद रानी के प्रति महादेवी वर्मा की आत्मीयता में कमी नहीं आई। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या आभूषण यानी गहना या ऑर्नामेंट्स पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे। सुंदर छोटे छोटे शेर मुंह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया और न जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतारकर रानी के खड़े सतर्क कानों में वलय की तरह पहना आया। फिर हम सब खेल में कड़ों की बात भूल गए। संध्या समय भाई के कड़े रहित हाथ देखकर जब माँ ने पूछताछ की, तब खोज आरंभ हुई, पर कहीं भी कड़ों का पता नहीं चला। रानी अपने कानों को खुरों से खोदती और हिनहिनाती रही। अतः मैं बाबूजी का ध्यान उसकी ओर ले गया और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। किसी ने कुछ गहरा गड्ढा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए थे।
दंड तो किसी को नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई। तो फ्रेंड्स, नानी ने महादेवी के भाई के जन्मदिन पर शेर मुंह वाले सोने के कड़े भेजे थे। बच्चों को रानी से प्रेम था। वे गए और वे कड़े रानी के कानों में पहना दिए। फिर बच्चे सब कुछ भूल गए। कड़े न देखकर शाम को पूछताछ हुई, किंतु कड़ों का कहीं पता न चला। आगे देखते हैं। एक घटना अपनी विचित्रता में स्मरणीय है। एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे घोड़े के बच्चे को देखा। यह कहाँ था, यह कहकर हमने रामा को इतना थका दिया कि उसने निरुपाय घोषणा की कि वह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने उत्साह से पूछा, और भी हैं? और रामा ने स्वीकृति में सिर हिलाया। अब तो हम विस्मित भी हुए और क्रोधित भी। ये छोटे जीव कोई काम धाम तो नहीं करते और हमको पीठ पर बैठाकर दौड़ाने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेटे रहते हैं। देखा बच्चों? तो बच्चे हैं रानी के एक नए शिशु को जन्म दिया है। बच्चे ने पूछा, यह कहाँ था? रामा ने बताया कि यह जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने पूछा, और भी हैं? रामा ने स्वीकृति से सिर हिलाया। अब तो अबोध महादेवी को खीज होने लगी। यह छोटे जीव कुछ काम धाम करते नहीं और चारा खाकर पेट में लेटे रहते हैं। आगे देखते हैं। भाई ने कहा, रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और छोटा घोड़ा निकाल लें। तब बच्चे घोड़े पर वे छोटे बहन भाई बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में रहेगी। प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा, पर जब एक दोपहर को वह कहीं से शाक काटने का चाकू ले आया, तब मेरे साहस ने जवाब दे दिया। एक और भी समस्या की ओर हमारा ध्यान गया कि आखिर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे? माँ की महीन सुई से तो सीना संभव नहीं था। टाट सीने का बड़ा सूजा रामा अपनी कोठरी में रखता था, जहाँ हमारी पहुँच नहीं थी। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा, तब हमें न अपना क्रोध स्मरण रहा और न प्रस्ताव। तो फ्रेंड्स, ऐसी हरकतें बच्चे अक्सर किया करते हैं, तो कभी कभी उसमें नुकसान भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बालिका महादेवी के भाई ने सुझाव दिया कि चाकू से रानी का पेट चीरकर अंदर रहे जीव को बाहर निकाल लिया जाए, परंतु शाक काटने का चाकू लाया तो महादेवी वर्मा का साहस नहीं हुआ। एक समस्या की ओर उनका ध्यान गया। पेट चीर डालने पर वह कैसे सिला जाएगा? सुई डोरा से तो काम चलेगा नहीं। रामा के पास से जो बड़ा सुझाव मिलता था वो असंभव है, इसलिए वह सुझाव व्यवहार में न लाया जा सका। सोचो फ्रेंड, अगर इन्होंने यह काम किया होता, यह प्रस्ताव सुझाव में लाया होता तो क्या होता? लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अक्सर बच्चे ऐसी गलतियाँ अपने अज्ञान की वजह से करते हैं। शिशु बड़ा होने पर सब उसके साथ खेलने लगे और पेट में रहे जीव के प्रति उनका क्रोध भी शांत हो गया। तो फ्रेंड्स, समझ में आ गया रानी का यह संस्मरण, जो कि महादेवी वर्मा के बचपन की घटना का था। महादेवी वर्मा का ये जो रानी है, रेखा चित्र है। रेखा चित्र यानी किसी व्यक्ति या किसी जानवर का वर्णन अपने शब्दों में लिखना, उसे रेखा चित्र कहते हैं, जहाँ पे रानी का पूरा चरित्र चित्रण भी आ गया है। तो फ्रेंड्स, यह चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में आने वाले शब्दार्थ और मुहावरे भी हम देख लेते हैं। बदरी यानी बादल, अनुकंपा दया भावना प्रकट करना, रियासत राज्य, ठेलम ठाल चलाना, विलायत ब्रिटेन, विस्थापित यानी स्थान से छूटा हुआ, अस्तबल
घोड़े का आवास, जहाँ पर घोड़े बांधे जाते हैं। अयाल लगाम, बागदौड़ जो जानवरों पर लगाई जाती है। संटी यानी सोटी, बरामदा यानी वरंडा या हॉल। अब मुहावरे। आँखों में बसना, हृदय में समाना, जवाब दे देना, अंत हो जाना या नष्ट हो जाना। तो फ्रेंड्स, यह चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।